हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। माई सेल्फ शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं विलियन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या बोलते हैं, सारी कंसंट्रेशन टर्म्स। नॉर्मेलिटी हो गया था, मोलारिटी हो गया था, मूल अंश हो गया था जिसको मूल घटक या मूल भिन्न भी बोलते हैं, है ना। सांद्रता को दर्शाने वाले सारे पद जो है वो कंप्लीट हो गए थे। आज हम पढ़ रहे हैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी। अब विलेयता किसकी, तो हम कहेंगे एक बार ठोस को द्रव में घोल के देखते हैं और एक बार गैस को द्रव में घोल के देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चे आज का वो है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं विलेयता, तो है ठोस की घोलेंगे, मतलब ठोस की विलेयता ज्ञात करेंगे, फिर गैस की। ठीक है, तो विलेयता एक्चुअली क्या है, तो हम कहेंगे विलेयता मतलब कोई पदार्थ को घोल दो, है ना। अब आपका जो विलायक है जिसमें आप कोई चीज़ को घोल रहे हो, है ना, आपका जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट फिक्स कर लो कि भाई मैं 1 लीटर में घोलना चाहता हूँ या मैं 100 ग्राम में घोलना चाहता हूँ। और जो चीज़ घोलना चाह रहे हो वो मैक्सिमम घुलनी चाहिए, है ना। कि नहीं कि मैंने घोल दिया उसके बाद में भी तुम कुछ और घोल पा रहे हो, वो नहीं, संतृप्त नहीं हो जाए तब तक घोलना है, तभी तो विलेयता बोलेंगे। और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, क्योंकि मैं अगर गर्म पानी में घोल रही हूँ, आप ठंडे पानी में घोल रहे हो, तो आंसर अलग अलग आएगा। तो पहली बार टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। विलायक की मात्रा निश्चित कर दो और विलेय की अधिकतम, जब तक घुलता जाए आप घोलते जाओ, उसे हम विलेयता कह देंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई विलेयता से क्या समझे, तो आपको बताना है भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, फिर बात करते हैं। तो निश्चित ताप पर, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए बच्चा। निश्चित ताप पर किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा, किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा, मैक्सिमम अमाउंट बेटा, है ना, वह अधिकतम मात्रा। ठीक है, निश्चित ताप पर किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो कि, तो हम कहेंगे जो कि विलायक की निश्चित मात्रा में। अब मैं विलायक फिक्स कर लेती हूँ 100 ग्राम, है ना, तो मैं लिख देती हूँ जो कि 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो। ठीक है, जो कि 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो। अगर 100 ग्राम अगर हम सॉल्वेंट ले लें और उसमें क्या घोलें, सॉल्यूट घोलें। ठीक है, तो निश्चित ताप पे किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो कि 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, तो उसे हम कहते हैं विलेयता। ठीक है, तो हम बोलेंगे विलेयता कहलाती है सॉल्युबिलिटी। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। सॉल्युबिलिटी कहते हैं, विलेयता कहते हैं। अब हम कहेंगे ठोस की द्रव में विलेयता और गैस की द्रव में विलेयता। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ठोस की द्रव में विलेयता। ठीक है, ठोस की द्रव में विलेयता, तो हम कहेंगे ओके, ठोस पदार्थ, हम फिक्स अमाउंट बता दो कि भाई एक सॉल्वेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है और ठोस ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितना घुल सकता है, उसे हम क्या कह रहे हैं, विलेयता कह रहे हैं। ठीक है, अब किस किस पर डिपेंड करती, तो बेटा ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो बेटा पहला है आपका विलेय की प्रकृति, है ना, या मैं ऐसे कह दूं विलेय व विलायक की प्रकृति, दोनों की नेचर को ही डिस्कस कर लेते हैं। विलेय व विलायक की प्रकृति मतलब आप क्या चीज़ घोल रहे हो, आप ग्लूकोज घोल रहे हो, यूरिया घोल रहे हो, शुगर घोल रहे हो, तो ये सब संयोजक यौगिक है। फिर आप पानी में घोल रहे हो कि बेंजीन में घोल रहे हो कि CCl4 में घोल रहे हो, तो आपका विलायक है। तो आपका विलायक ध्रुवीय है, पानी है तो ध्रुवीय है, बेंजीन है तो अध्रुवीय है ना। और आपका जो यौगिक है, मान लो NaCl घोलूँ तो NaCl तो आयनिक है, और ग्लूकोज क्या है, तो मैं कहूँगी वो तो सहसंयोजक है। तो डिपेंड, है ना, आपने विलेय क्या लिया है और विलायक क्या लिया है, तो ये दोनों बातें तो अलग अलग हो गई। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई जनरली क्या होता है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, समान समान को घोलता है ना। तो आप लिखेंगे कि भाई ठोस की द्रव में विलेयता, अगर हम कोई सॉलिड घोलना चाह रहे हैं तो ठोस की द्रव में विलेयता। ठीक है, क्या है भाई, किस बात पर डिपेंड करती है, तो हम कहेंगे समान समान को घोलता है।
ठोस की द्रव में विलेयता समान समान को घोलता है। लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, समान समान को घोलता है के सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है भाई, ठोस की द्रव में विलेयता समान समान को घोलता है ना, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, ठीक है, के सिद्धांत का पालन करती है। ओके भाई, अब ये क्या कहना चाह रहा है इसको पढ़ें, है ना, क्या समझे आप इतनी सी बात से, क्या समझे? तो हम कहेंगे देखो अगर विलेय ध्रुवीय है, विलायक ध्रुवीय है तो फिर घुल जाएगा, फिर कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है ना। तो हमसे इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि देखो अगर आपके पास विलेय ध्रुवीय विलेय है, ठीक है, और आपके पास ध्रुवीय विलायक है तो लड़ाई झगड़ा करो मत। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक इक्वल्स टू क्या, तो आप कह दो कि सॉल्यूबल है, विलेय है। समझे मेरी बात? अब ध्रुवीय विलेय मतलब, तो बेटा ध्रुवीय विलेय मतलब आयनिक यौगिक, है ना। ध्रुवीय विलेय कौन है, तो आप कहेंगे आयनिक यौगिक। ठीक है, आयनिक यौगिक मतलब जिसमें तुम्हें प्लस और माइनस मिले, तो आयनिक यौगिक में तुम लिख दो भैया NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, KBr हो सकता है, Ki हो सकता है ना, प्लस माइनस होने चाहिए। ठीक है, और ध्रुवीय विलायक तो इसका उदाहरण तुम जल लिख दो, सबसे बेस्ट सॉल्वेंट जो है वो जल, है ना। जल का पराविद्युत स्थिरांक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मैक्सिमम है, मतलब हर चीज़ पानी में घुल जाती है, कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है ना। तो पानी में ये सारी चीज़ें तो हम कहेंगे हाँ घुल जाएंगी, इसमें क्या लड़ाई है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, ये सब चीज़ें पानी में क्या है, सॉल्यूबल है। तो क्लियर, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक तो हाँ ठीक है घुल जाएगा। और अगर अध्रुवीय की बात करें तो, अगर हम अध्रुवीय की बात करें तब भी घुल जाएगा भाई, तब भी क्या लड़ाई है। अगर हमारा विलेय अध्रुवीय है, नॉन पोलर सॉल्यूट, अध्रुवीय विलेय, है ना, और अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक, तब भी आप बोलेंगे कोई लड़ाई नहीं है, सॉल्यूबल, मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा, सॉल्यूबल है। ठीक है, कोई एग्जाम्पल दो, तो हम कहेंगे हाँ अध्रुवीय विलेय में आप सल्फर ले लो, है ना, या I2 ले लो, ठोस I2, है ना। आयोडीन तो वैसे इतना भारी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो ठीक है ना, तो ठोस I2 है, सल्फर है, और अध्रुवीय विलायक में तुम बेंजीन ले लो, बताया था मैं। तो तुम कहो ठीक है भाई ये लोग आपस में क्या है, तो ये आपस में घुल जाते हैं। तो समान समान का पालन करती है, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, मतलब पोलर पोलर में मिक्स हो जाएगा, ध्रुवीय ध्रुवीय में जाएगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में जाएगा, लेकिन एक ध्रुवीय होगा एक अध्रुवीय होगा तो मना कर देंगे, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ऐसा कुछ है, एक तो ध्रुवीय है मतलब नमक है ना, विलेय तो ध्रुवीय है, मतलब मैं तुम्हें कह रही हूँ ऐसा करो नमक को बेंजीन में घोल दो, तो तुम कहोगे तो आयनिक है, ध्रुवीय मतलब ये तो आयनिक ही हो गया, है ना। और अध्रुवीय विलायक, ठीक है, अध्रुवीय विलायक, तो तुम मना कर दो कि नहीं भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब नहीं घुलेगा, नहीं विलेय होगा, नॉट सॉल्यूबल, है ना। यानी अगर मैं NaCl प्लस बेंजीन मिक्स करूं तो मैं मना कर दूंगी नहीं भाई, नहीं अब रहने दो, अब कुछ नहीं हो सकता, ये चीजें तो जो है ये मिक्स नहीं होने वाली है। आगे बात समझ क्लियर है। तो समान समान को घोलता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो हम कहेंगे ओके चलो एक कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, इनका नेचर है, नेचर पे सारी बातें डिपेंड करती। दूसरा, तो बच्चे जब किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं ना, तो दो प्रकार की ऊर्जाएं भी काम करती है ना। जब किसी ठोस विलेय को, है ना, और ठोस भी छोड़ो आयनिक यौगिक की बात करें, क्योंकि आयनिक यौगिक में क्रिस्टल होता है, जब किसी आयनिक यौगिक को और मैं विलायक, और विलायक में मैं जल ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ पानी में घोल के देखते हैं, सबसे ज़्यादा घुलती चीज़ें पानी में। तो जब किसी आयनिक यौगिक को विलायक, उदाहरण में मैं ले रही हूँ जल, ठीक है, जल में घोलते हैं, ठीक है, तो तुम कहेंगे दो प्रकार की एनर्जीज काम करती हैं, दो प्रकार की ऊर्जाएं, दो प्रकार की एनर्जीज,
दो प्रकार की ऊर्जाएं कार्य करती हैं। अगर मैं किसी आयोनिक कंपाउंड को सॉल्वेंट में घोलूं तो बेटा दो तरह की एनर्जी काम करती है। अब ये क्या हुआ भाई, कौन कौन सी एनर्जी है वो काम करती है जब हम आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं? तो हम कहेंगे हाँ देखो दो एनर्जी काम करती है पक्का। कौन सी? तो पहली जो एनर्जी है बेटा, पहली जो ऊर्जा है वो है, सॉरी, दो प्रकार की ऊर्जा काम करती है। पहली ऊर्जा है हमारी जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी, ठीक है। और दूसरी जो हमारी एनर्जी है वो है विलायकन ऊर्जा, और अगर विलायक जल हो तो फिर मैं जल योजन ऊर्जा लिख दूं, है ना। तो एक तो लैटिस एनर्जी, एक जल योजन ऊर्जा, क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी बोलो एनर्जी बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो जालक ऊर्जा और हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये क्या चीज है? तो देखो जालक ऊर्जा मतलब जाल, यानी आपका जो आयनिक कंपाउंड है, तो हम कहेंगे हाँ आयनिक कंपाउंड में जाल कौन सा है? तो बेटा आयनिक यौगिकों में क्या होता है? तो हम कहेंगे प्लस होता है, माइनस होता है। प्लस और माइनस को बांध के रखने वाली जो एनर्जी है वो आपकी लेटिस एनर्जी है, वो आपकी जालक ऊर्जा है। तो आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायन को, प्लस और माइनस को, धनायन व ऋणायन को क्या करना? को बांध कर रखना, है ना, बांध कर रखने वाली एनर्जी वो क्या है? तो हम कहेंगे ठीक है वो जालक ऊर्जा है ना। और आयनिक यौगिक जब पानी में जाएगा तो उसका प्लस पानी के माइनस से अट्रैक्ट होगा, और उसका माइनस तो वो पानी के प्लस से अट्रैक्ट होगा। तो मान लो कि अब माइनस को अपने वाले प्लस से, मतलब आयनिक यौगिकों में तो प्लस माइनस है, जैसे NaCl है, तो Na को अपने Cl से इतना प्रेम नहीं है और पानी का OH से ज़्यादा आकर्षण महसूस हो रहा है, तो Cl को छोड़ के चला जाएगा। सिमिलरली Cl माइनस को अपने Na+ से इतना अट्रैक्शन नहीं फील हो रहा है, पानी में जो H+ दिख रहा है वहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है क्योंकि बहुत सारे H हैं, तो वो वहाँ चला जाएगा, है ना। तो जब किसी आयनिक यौगिक को जल में घोला जाता है, ठीक है, जब किसी आयोनिक कंपाउंड को, आयनिक यौगिक को जल में आप घोल देते हो, ठीक है, आयनिक यौगिक को जल में घोला जाता है, जब किसी आयनिक यौगिक को जल में घोला जाता है तो मुक्त ऊर्जा, अब जो एनर्जी निकलेगी ना बेटा, तो मुक्त ऊर्जा, उस मुक्त ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है भाई। जब किसी आयनिक यौगिक को हम अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो हमारी एनर्जी लिबरेट हो रही है दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, जल योजन ऊर्जा। इतनी बात क्लियर है? अब मैं क्या कहना चाह रही हूं कि देखो आपने इसको घोल दिया, आयनिक यौगिक को पानी में घोल दिया, है ना। तो अब बताओ कि यदि जल योजन ऊर्जा ज्यादा है, यदि जल योजन ऊर्जा ज्यादा है मतलब पानी में गया वो तो, और एनर्जी मुझे तो ज्यादा मिल रही, तो हम कहेंगे जाओ, है ना। केमिस्ट्री का तो एक ही कॉन्सेप्ट है, जहां एनर्जी ज्यादा मिल रही है वहां चलो मूव कर। तो अगर जल योजन ऊर्जा ज्यादा है तो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे आयनिक यौगिक, अगर ये कंडीशन है ना बेटा, तो आयनिक यौगिक जल में विलय होगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तो नमक पानी में क्यों घुल रहा है? क्योंकि उसकी जल योजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से क्या है? ज्यादा है। जालक ऊर्जा मतलब आपका जाल ही बना रहेगा, आप कहीं जाओगे ही नहीं, किसी के जाल में फंसोगे ही नहीं। और जल योजन ऊर्जा मतलब आ जाओ हमारे साथ, पानी में मिक्स हो जाओ, है ना। तो जल योजन ऊर्जा है तो मिक्स हो जाओगे, और जालक ऊर्जा ज्यादा है तो आपका जाल बना रहेगा, फिर आप मिक्स नहीं होगे, ये तो आपको देखना है, ठीक है। तो अगर जल योजन ऊर्जा ज्यादा है तो आयनिक यौगिक जल में विलय होता है, फिर तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, घुलेगा पानी में, आयनिक यौगिक जल में विलय होता है, ठीक है। और अगर आपसे कहा कि नहीं भाई जालक ऊर्जा ज्यादा है, यदि जालक ऊर्जा, है ना, जालक ऊर्जा ग्रेटर देन जल योजन ऊर्जा, अब बोलो, तो
तो हम कहेंगे यार ये क्या मुसीबत है, झालक ऊर्जा ज़्यादा है, जल योजन ऊर्जा कम है, मतलब जाल तो बना हुआ ही है, आप तो गए ही नहीं पानी में, तो आप मना कर दो तो नहीं घुलेगा। तो आयनिक यौगिक जल में अविलेय होगा, है ना बेटा, आयनिक यौगिक जल में अविलेय होगा। वैसे ये चीज़ें तुम्हें डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़नी है, रासायनिक बंध, है ना। आयनिक यौगिक जल में तो हम मना कर देंगे, नहीं घुलेगा, अविलेय होगा। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई? जल योजन ऊर्जा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जालक ऊर्जा ज़्यादा होगा तो क्या होगा। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि भाई ये चीज़ें, अब सॉरी अभी तो गैस नहीं आएगा, अभी तो ठोस को ही पढ़ना है, यहाँ तक तो क्लियर। तो हम कहेंगे चलो एक तो हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, आपके विलय की प्रकृति, आपके विलायक की प्रकृति। सेकेंड है बेटा ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। अब जनरली हम ये देखते हैं कि भाई गर्म पानी में चीज़ें ज़्यादा घुलती है और ठंडे पानी में कम चलती है, लेकिन ये हर एक में अप्लाई नहीं होता। सॉल्युबिलिटी की बात है ना, डिपेंड करता है कि जैसे अगर मैं किसी विलेय को विलायक में घोलूँ, और विलायक जनरली हम वाटर की बात करते हैं, तो अगर मैं किसी विलेय को विलायक में डाल रही हूँ और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब वो खुद ही हीट छोड़ता है ना। जैसे अब हम पानी में चूना डाल दें तो चूना क्या करता है, वो खुद हीट छोड़ता है। तो हम ऐसी चीज़ों को ठंडे पानी में घोलेंगे या धीरे धीरे घोलेंगे, क्योंकि एकदम से हीट छोड़ेगा तो नुकसान हो जाएगा, है ना। एकदम से हीट छोड़ेगा, गर्मी बढ़ जाएगी आसपास के वातावरण में, जल भी सकते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा हीट निकली तो डिपेंड करता है आपकी रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आपको गर्म पानी में ही घोलना है, जैसे नौसादर है, अमोनियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, इनको आपको गर्म पानी में ही घोलना है, तो इनकी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप विलेय को विलायक में घोलते हो तो आपकी अभिक्रिया कैसी है, क्या आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के फेवर में हो कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के फेवर में हो, उसके हिसाब से टेम्परेचर देखेंगे, है ना। तो ताप का प्रभाव, तो अब बताओ कि यदि विलेय, है ना, यदि विलेय, जैसे हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, यदि विलेय जैसे अगर मैं चाहूँ कि पानी में कॉस्टिक सोडा घोलो, है ना, या मैं चाहूँ कैल्शियम एसिटेट घोलो, या मैं चाहूँगी नहीं भाई चूना घोलो, कैल्शियम ऑक्साइड एक्सेट्रा आदि को विलेय में घोलने पर, सॉरी विलायक में घोलने पर, अगर इनमें से कोई चीज़ को बेटा मैं विलायक में घोल दूँ, विलायक में घोलने पर क्या होगा, तो मैं कहूँगी ऊष्मा मुक्त होती है ना। अगर इनको मैं सॉल्वेंट में घोलूँ और क्या हो रहा है, तो मैं कह रही हूँ नहीं, इनको घोला ना तो ऊष्मा मुक्त हो रही है, अमुक्त हो रही है ना, अर्थात तो बेटा ऊष्मा मुक्त होती है, अर्थात डेल्टा एच क्या नेगेटिव। इनमें से अगर कुछ को भी मैं पानी में घोलूंगी और हीट रिलीज हो रही है, मतलब डेल्टा एच क्या है, तो डेल्टा एच नेगेटिव है। अब तो भाई डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब अब मैं तो टेम्परेचर लो रखूंगी, है ना। तो इनके लिए, है ना, भाई पानी हीट खुद ही छोड़ रहा है, तो मैं गर्म पानी में क्यों घोलूं। आई बात समझ में ना, आप हीट छोड़ रहे हो, आप पानी में जा रहे हो तो बहुत सारी ऊष्मा मुक्त कर रहे हो, तो गर्म पानी में तो और हीट निकलने लग जाएगी, ब्लास्ट भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है ना। हीट ज़्यादा होने से जलन हो सकती है, लोग जलने लग सकते हैं। तो आपको ठंडा पानी रखना है और ऐसी चीज़ों को कम कम घोलना होता है, बात तो ठीक है ना। तो अपन क्या बताएंगे, तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए, ऐसी अभिक्रियाओं के लिए, यानी ऐसी जो भी अभिक्रिया नहीं बोल के आप ऐसे पदार्थ बोल दो, है ना, इस तरह के पदार्थ, क्योंकि रिएक्शन हो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं। तो ऐसे पदार्थों के लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। अगर आपने इनके लिए ताप बढ़ा दिया बेटा, तो फिर विलेयता घट जाएगी। आपको चूना घोलना है तो ठंडे पानी में घोलो, गर्म पानी में घोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर। अब हम गए, ठीक है चलो ये भी मान लेते हैं, मान लो अमोनियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, इनकी बात करो, ठीक है। तो हमारे पास कुछ अदर सब्सटेंस है, ठीक है। तो हम कहेंगे यदि विलेय, है ना, इस बार हम उदाहरण चेंज कर लेते हैं। यदि विलेय, उदाहरण हम ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड ले लो, सिल्वर नाइट्रेट ले लो, KCl ले लो, KCl आदि को पानी में घोले तब बात करें, है ना, या विलायक ले लो
और विलायक जल में घुल रहे हैं इसलिए जल में बात करें। आदि को जल में घोलने पर तो हम कहेंगे इनके लिए, इनके लिए तो ऊष्मा अवशोषित हो रही है ना, हीट एब्जॉर्ब होती है भाई, ऊष्मा अवशोषित होती है। इनमें से अगर मैंने किसी को बोला तो फिर हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना, यानी इनके लिए तो भाई डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है। तो फिर तो हम कहेंगे अब ऐसे पदार्थों के लिए, ऐसे पदार्थों के लिए बात बदल गई। तो ऐसे पदार्थों के लिए क्या होगा बेटा, तो हम कहेंगे देखो भाई ऐसे पदार्थों के लिए अगर आपने ताप बढ़ाया, है ना, तो ये तो मांग रहे हैं कि हमें हीट दो, हीट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने ताप बढ़ाया तो विलेयता बढ़ेगी, ताप बढ़ाया तो विलेयता बढ़ेगी, ठीक है। तो मतलब इतनी सी बात है भाई, ऊष्माक्षेपी है तो ताप कम रखो और ऊष्माशोषी है तो ताप ज्यादा रखो, है ना। अगर मोटे तौर पे बात करें तो भाई हम दो क्लाउड बना लेते हैं कि देखो ऐसा कुछ है कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब वो कह रहा है हीट दो, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब बेटा ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी तो आप साफ बोलो ताप बढ़ाएंगे विलेयता बढ़ेगी, ठीक है। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है ना, अगर क्या है डेल्टा एच नेगेटिव है यानी ऊष्माक्षेपी, डेल्टा एच नेगेटिव है यानी ऊष्माक्षेपी है, तो अगर तुम ताप बढ़ाओगे तो विलेयता घटेगी, सीधी और साफ बात है। तो ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको इक्विलिब्रियम में भी काम आएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। हाँ थोड़ा थियरी वाला टॉपिक है बट ये थियरी के क्वेश्चन है, इनको केमिकल बॉन्डिंग से कनेक्ट कर लो, केमिकल बॉन्डिंग में वापस ही पढ़ना पड़ता है तो वहाँ के क्वेश्चन यहाँ बन जाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। तो हम कहेंगे ओके। अब हमारे पास एक डेटा है, उस डेटा के हिसाब से भी चलते हैं। देखो हमारे पास एक लवण है, इसको बोलते हैं ग्लोबर सॉल्ट। क्या बच्चा, ग्लोबर सॉल्ट। ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला है आपके पास Na2SO4 10H2, ठीक। अब यहां क्या है कि इसकी विलेयता 32.4 डिग्री तक तो है ना, इस सॉल्ट की विलेयता की बात करूं तो इसकी विलेयता 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक तो बढ़ती है। समझी, 32.4 होगा तब तक तो इसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन इसके बाद तो हम कहेंगे नहीं, परंतु इसके बाद ताप बढ़ाने पर अगर मैंने इसके बाद टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यह एनहाइड्रस हो जाएगा, ये उड़ जाएंगे पानी के अणु, है ना। ये क्या हो जाता है, यह निर्जलीकृत हो जाता है, और गर्म करोगे तो ये पानी छोड़ के चला जाएगा इसको, यह निर्जलीकृत हो जाता है, ठीक है ना। 32 तक तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं और ये भी घुलता जाता है, लेकिन इसके बाद इसके साथ के अणु खुद ही जो इसके साथ थे वो इसका साथ छोड़ के चले जाते हैं, तो ये निर्जलीकृत हो जाता है ना। अर्थात इसके बाद 32.4 के बाद ध्यान रखना ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना, क्लियर। तो ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, टेम्परेचर। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अब देखो ठोस को तो क्या ही दबाओगे, है ना। एक बलून में मैंने हवा भर दी तो प्रेशर तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं प्रेशर ज़्यादा लगाऊं, प्रेशर कम लगाऊं तो कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन एक बलून में मैंने मिट्टी भर दी, अब क्या प्रेशर लगाऊं। तो ठोस असंपीड्य होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल, इसलिए उनको पास पास लाने के लिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, वो कंप्रेस तो हो नहीं सकते, इसलिए कोई मतलब नहीं। तुमसे पूछे कि ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, है ना। तो इसको भी देखो, थियरी क्वेश्चन है ना, आजकल नीट जेईई में थियरी बहुत पूछते हैं, तो अपने भी 4-4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन ऐसा बना देगा जो अपन लगेगा यार क्या पता, पढ़ा तो था नहीं पढ़ा था, तो 3 तो मुझे लग रहा है सही है, चौथे के बारे में आइडिया नहीं, तो क्वेश्चन बनता नहीं है,
चारों सही है, 3 सही है, 2 सही, तो मैंने कहा 2 तो सही है, तीसरे का यार पढ़ा हुआ नहीं है, रिस्क ले लूँ। तो इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ के जाया करो, इसको यूँ हवा मत लेकर गया तो सिंपल है, सिंपल नहीं है। क्या तुम 100% श्योर हो, क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान रखो। तो तुम क्या बताओगे, ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, है ना बेटा? ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। इसलिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं, इसलिए इनकी विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी पता है आपको, है ना? इसलिए इनकी विलेयता पर दाब का, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। इनकी विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। क्यों? क्योंकि वो नॉन कंप्रेसिबल है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई भी ठोस का ये टेंशन है। ठीक है, चलो ये भी मान लिया कि भाई चलो ठोसों में भी ये समस्या है। ठीक है, अब है हमारे पास गैस की द्रव में विलेयता। तो बेटा गैस की द्रव में विलेयता मतलब इस बार तो मुझे सिलेंडर बंद रखना पड़ेगा क्योंकि गैस उड़ जाएगी, है ना? तो मैं ले लेती हूँ विलायक, फिक्स विलायक ले लेती हूँ। ठीक है, और गैस को हम क्या करते हैं, इसमें कंप्रेस करके एंटर करते हैं। गैस तो जाएगी नहीं ना, थोड़ा संपीड़ित करना पड़ेगा। ठीक है, घुल जाएगी नहीं तो बाहर आ जाएगी, और तो क्या है ना? बाहर आएगी तो उड़ने नहीं देना है। ठीक है, ये कंटेनर क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो बंद पात्र में। क्लियर? अब हम गैस की विलेयता को दर्शाते किससे? तो गैस की द्रव में विलेयता को हम अवशोषण गुणांक, और बंसन ने दिया था तो बंसन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, बंसन अवशोषण गुणांक, इससे दर्शाते हैं। ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता को किससे दर्शाएंगे? तो हम कहेंगे बंसन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, बंसन अवशोषण गुणांक से दर्शाते है। क्या? तो देखो विलायक का फिक्स्ड वॉल्यूम ले लो, VmL ले लो, है ना? और इसमें गैस कितनी घुली हुई है, 1 ml, 2 ml, 3 ml, वो ले लो, है ना? गैस को भी वॉल्यूम में ले लो। तो विलायक की निश्चित मात्रा में, अब ध्यान रखना इस बार तो भाई टेम्परेचर और प्रेशर भी कांस्टेंट होने चाहिए, क्योंकि गर्म पानी में फिर आपकी गैस घुलनी नहीं। पता है आपको, कोल्ड ड्रिंक हम ठंडी क्यों पीते हैं, गर्म क्यों नहीं पीते? क्योंकि गैस उड़ जाती है। तो टेम्परेचर फिक्स रखना चाहिए और प्रेशर भी फिक्स। पता चला ऊपर ढक्कन लगा ही नहीं तो फिर काहे की विलेयता, उड़ जाएगी गैस, है ना बेटा? तो तुम ध्यान रखोगे कि प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए और टेम्परेचर वो भी क्या होना चाहिए, तुम कहेंगे वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस बार मैं लिखूंगी भाई निश्चित ताप और दाब पर, है ना बेटा? निश्चित ताप और निश्चित दाब। तो निश्चित ताप व दाब पर विलायक के निश्चित आयतन में, विलायक के निश्चित आयतन में गैस की घुली मात्रा या गैस का वॉल्यूम, ठीक है, गैस की घुली मात्रा क्या बोलेंगे उसको? गैस की विलेयता। और गैस की विलेयता को किससे दर्शाते हैं? क्या बताया था अभी? गैस की विलेयता को किससे दर्शाते हैं? तो हम कहेंगे ना अवशोषण गुणांक से दर्शाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अवशोषण गुणांक, है ना? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अवशोषण गुणांक से दर्शाते हैं। क्लियर है? तो ये गैस की द्रव में विलेयता। अब गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं भाई, है ना? गैस की द्रव में विलेयता कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करती है? ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करती हैं गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर? ठीक है, तो बेटा पहला कारक जो है वो है गैस की प्रकृति।
नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति। नेचर ऑफ गैस। अब ये क्या बात हुई? तो देखो पहले तो ये देख लो कि गैस द्रव से विलय क्रिया करती है कि नहीं करती है। पता चला गैस रिएक्ट कर गई और गैस रही नहीं। जैसे अमोनिया पानी में गई तो NH4OH हो गया, तो अमोनिया है ही नहीं, तो काहे की विलयता की बात कर रहे हो? तो तुम्हारे अमोनिया लीकर बन गया, है ना। तो आप सीधी सीधी बात करो कि वे गैस जो विलायक से क्रिया कर लेती है ना, वे गैसें जो विलायक से क्रिया कर लेती है, मतलब उनके बारे में आप बात सोचो ही मत, विलायक से क्रिया कर लेती है। ठीक है भाई, वे गैसें जो विलायक से क्रिया कर लेती है उनकी विलेयता ज्यादा होती है ना, उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, उनकी विलेयता अधिक होती है। ठीक है, ऐसी गैसेस जो सॉल्वेंट से रिएक्ट कर लेती है उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। एग्जाम्पल दो तो देखो, अगर मैं कहूँ CO2 तो CO2 पानी में जाएगी तो फिर ये H2CO3 बन गया, है ना। अगर मैं कहूँ SO2 तो भाई SO2 भी पानी में जाएगी तो H2SO3 बन गया, सल्फ्यूरस अम्ल। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर मैं कहूँ SO3, देख लो इसको भी, SO3 भी पानी में जाएगी तो H2SO4 हो जाएगा। हालांकि ये अभिक्रिया एक्सप्लोजिव होती है, क्या बेटा, एक्सप्लोजिव, विस्फोटक। ऐसे नहीं SO3 खोल दो पानी में, है ना, ब्लास्ट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड तो वैसे भी तेजाब है, तो ये एक्सप्लोजिव होती है। तो तुम कह रहे हो कि अगर गैस विलायक से रिएक्ट ही कर रही तब तो मिक्स ही हो जाएगी ना, तो घुल ही जाएगी, उसमें क्या ही बोले। तो ठीक है भाई, ये बना रही है तो फिर ये घुल जाएंगी। और अगर हम अमोनिया की बात करें, ये SO3 था, है ना। अगर मैं कहूँ बेटा अमोनिया प्लस वाटर, तो अमोनिया भी जल से क्रिया करके क्या बना लेती है, तो हम कहेंगे NH4OH। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये चारों गैसें विलायक से क्रिया कर लेती हैं, मतलब फिर ये विलेय है ना। और आगे हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ। तो वे गैसें जो विलायक से क्रिया कर लेती है, वो गैस तो रही नहीं, अब ये CO2 नहीं है, ये एसिड है, ये भी एसिड, ये सारे एसिड और बेस है, मतलब अब कोई गैस बची नहीं है। ठीक है, तो अब अगर गैस ही नहीं बची तो इन पे हेनरी का नियम लागू नहीं होता। ये क्वेश्चन बनेगा आगे, हेनरी का नियम लागू नहीं होता किस पे, तो भाई उन गैसों पे जो विलायक से क्रिया कर लेती है। अब कोई मतलब नहीं है इनका। तो गैस की प्रकृति यानी ऐसी कोई भी गैस जो सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाती है उन पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, गैस की प्रकृति। और जो नहीं करती है ना, अब मान लो ऑक्सीजन तो कोई इतनी ज्यादा रिएक्ट करती नहीं, मतलब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन, रिएक्ट नहीं करती, घुलती है, तो गैस तो उसकी नेचर है, पानी में घुलती है ना। तो वे गैसें जो विलायक से क्रिया नहीं करती है ना, वे गैसेस लिखे हुए, यानी कि गैसें जो विलायक से क्रिया नहीं करती है ना, विलायक से क्रिया नहीं करती है, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? ऐसी गैस जो सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं करती, इनके बारे में आप क्या सोचते हो? तो हम कहेंगे देखो, जैसे आप बात कर रहे हो ऑक्सीजन, आप बात कर रहे हो नाइट्रोजन, हाँ भाई हम तो इनकी बात कर रहे हैं, आदि इनकी बात कर रहे हैं, हाँ इनकी बात कर रहे हैं। तो अगर ये सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं करती हैं तो इनकी विलेयता, मना मत करना कि नहीं घुलती है, तो फिर तो जलीय जीव जंतु मर जाएंगे। जलीय जीव जंतु भी सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, इतनी सी बात है कि वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। तो घुलती तो है ऑक्सीजन, तो ऐसा नहीं कि रिएक्ट नहीं करती तो घुलेगी नहीं, है ना। तो इनकी विलेयता कम होती है, ठीक है, कम होती है। मना मत करना कि नहीं पानी में ऑक्सीजन नहीं घुलती, नाइट्रोजन नहीं घुलती, मिली मोल्स में घुल जाती, ठीक है भाई। हवा का प्रेशर है, घुल जाएंगी, बढ़िया, हवा भी तो प्रेशर डालती है ना, तो घुल जाएंगे थोड़े बहुत गैसेस, ओके, काम चल जाता है हमारा। तो हम कहेंगे ठीक है, इन पे हेनरी नियम लगाओ, लग जाएगा, क्लियर है। तो हम कहेंगे ओके चलो, गैस की प्रकृति। सेकेंड है बेटा विलायक की प्रकृति, है ना। सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति।
तो यहाँ पे भी आपको यही समझाना है, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता किसको फॉलो करती है? तो तुम कहोगे समान समान को घोलता है। गैस की द्रव में विलेयता समान समान को घोलता है के सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, समान समान को घोलता है के सिद्धांत का पालन करती है। मतलब, तो मतलब 5 मिनट पहले पढ़ा था वही तो है कि अगर तुम्हारी गैस ध्रुवीय है, क्या बेटा, अगर गैस ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय है, दोनों समान होने चाहिए, एक ध्रुवीय तो दूसरा भी ध्रुवीय, ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक, तो तुम बोलो अभी घुल जाएगी, अब मना ही नहीं है, विलय। ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक, आंसर क्या है? विलय, घुल के मानेगी। मतलब तो हम कहेंगे देखो HCl गैस है और पानी है ना बेटा, तो HCl ऐसा है HCl, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और पानी भी क्या है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब आकर्षण तो नजर आ ही रहा है ना, द्विध्रुव आकर्षण भाई, एक हिस्सा पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक द्विध्रुव के पास दूसरा द्विध्रुव कैसे रहता है? तो हम कहेंगे देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये लोग तो ऐसे रहेंगे ना कि हाँ इनमें प्रेम तो है, ऑपोजिट चार्जेस के बीच में क्या है, उल्टा बना दिया, है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो हम कहेंगे आकर्षण तो है। तो HCl जल में विलय है क्योंकि H+Cl- अलग नहीं हो रहा है, और पानी में भी क्या H+ और OH-, तो द्विध्रुव आकर्षण है। ठीक है, हालांकि ये अम्ल बन जाता है वो बात की बात है, प्रोटॉन छोड़ देगा, बट फिलहाल जब ये गैसीय अवस्था में और थोड़ा सा ही घोलना है तो तुम कहोगे हाँ ये घुल जाएगा, ये विलय है ना। कौन सा आकर्षण है, मान लो कल यही पूछ लिया, तो बेटा ये डाइपोल इंटरेक्शन, यहाँ लिख दूं मैं, देखो द्विध्रुव आकर्षण, HCl जल में विलय है, कौन सा आकर्षण काम करता है, तो हम कहेंगे यहाँ काम करता है द्विध्रुव आकर्षण। क्या बेटा, द्विध्रुव आकर्षण, डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, तो हम कहेंगे ओके बढ़िया, ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक घुल जाएगा, मना ही क्या है। ठीक है, फिर विलायक की प्रकृति भी हो गया, गैस की प्रकृति हो गया, विलायक की प्रकृति हो गया, अब हम कहेंगे इम्प्योरिटी, है ना, अशुद्धियों की उपस्थिति, थर्ड फैक्टर। अच्छा, ध्रुवीय का उदाहरण दिया, अध्रुवीय का नहीं दिया, तो हम कहेंगे नहीं वो भी है। अगर गैस भी अध्रुवीय है और विलायक भी अध्रुवीय है, अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक, तब भी बोल दो घुलेगा भाई, विलय, मना करो ही मत, विलय, है ना। इसका एग्जाम्पल है ब्रोमीन डिसॉल्व्ड इन CCl4, है ना, असंतृप्त यौगिकों की असंतृप्तता काम ज्ञात करने के काम आता है। ब्रोमीन डिसॉल्व्ड इन CCl4, CCl4 में घुली ब्रोमीन, तो बेटा ब्रोमीन नॉन पोलर है, समझे ना, नॉन पोलर अध्रुवीय, और CCl4 ये भी तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, CCl4 भी क्या है, तो ये भी अध्रुवीय है, ये भी नॉन पोलर है, तो एक नॉन पोलर दूसरा नॉन पोलर दोगे यहाँ घुलेगा, बनना ही नहीं है, डिसॉल्व। क्लियर? ठीक है, फिर आता है अशुद्धियों की उपस्थिति। अशुद्धियां कैसे प्रभावित करती है ना, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स या प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, अशुद्धियों की उपस्थिति। अब ये आपको कैसे तंग कर रही है अशुद्धियों की उपस्थिति? तो देखो, अगर मतलब पानी में मुझे शुगर ही घोलना है और तुमने बहुत सारा नमक घोल रखा है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी तो जगह है ना, वो जगह तो भरती जाएगी। तो अगर पहले से कुछ घोल रखा है तो घोलने की क्षमता कम हो जाती है, सीधी सी बात है। अगर पहले से कुछ घोल रखा है तो अब नहीं भाई हमारे पास जगह है, वो तो फिक्स है ना, हमने 10 लोगों को बुला दिया और 5 पहले ही बिठा लिए, तो जगह तो 10 को बिठाने की थी ना, 5 पहले ही बिठाए हैं, तो बाहर से 5 को बुलाओ ना, 10 को क्यों बुलाया, और आपको मिक्स कर दो, तो फिर ऐसा नहीं बैठेगा, है ना। तो अशुद्धियों की उपस्थिति तो अब मना कर दो। अशुद्धियां जितनी ज्यादा होंगी, फॉरेन पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, बाहरी पदार्थ, है ना, अशुद्धियां जितनी ज्यादा होंगी, विलेयता, चाहे ठोस की भी हो, जरूरी नहीं गैस की, ठोस की होती है इसलिए मैंने विलेयता ही लिख दिया,
विलेयता जो है वो घटेगी, उसमें आप सोचो ही मत। ठीक है, ये भी ओके है। अब आता है टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव, है ना। अब आप ये बताओ कि भाई गैस को घोलना है, टेम्परेचर, तो मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था कि कोल्ड ड्रिंक ठंडी पीते हो, है ना, कार्बोनेटेड सोडा वाटर पीते हो तो ठंडा पीते हो, पीना तो दोनों ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो सोडा वाटर हो या कोल्ड ड्रिंक हो, उसमें गैस तो घुली हुई होती। अब अगर गर्म होगा तो गैस की ऊर्जा बढ़ेगी। गर्म मतलब क्या है, सन धूप निकलती है तो है ना पूरी धरती गर्म हो जाती, क्योंकि हमें एनर्जी मिल रही है उससे, हीट बढ़ती, तो हीट बढ़ेगी तो गैस को हीट मिलेगी, तो गैस की तो उछलने की आदत है, ऊपर जाने की आदत है। तो तुम सीधी सीधी बात करो कि भाई अगर हम ताप बढ़ाएंगे, है ना, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, क्या बेटा, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो हम कहेंगे वो बढ़ेगी, है ना। ताप बढ़ाएंगे तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ताप बढ़ाया, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, तो गैस उड़ जाएगी ना, गैस विलयन छोड़कर क्या होगा, तो गैस विलयन छोड़कर बाहर चली जाती है। टेम्परेचर बढ़ाओ, गर्म करो, है ना, कोल्ड ड्रिंक को गर्म करो और बॉटल बंद है, फिर तो देखो धमाका हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ जाएगी। सिलेंडर ब्लास्ट क्यों होता है, ऐसे ही तो होता है कि बाहर के एरिया में गर्मी बढ़ गई, सिलेंडर को आग नहीं लगानी, जहाँ आग लगी हुई है ना, अगर वहाँ गैस का सिलेंडर पड़ा है तो बाहर के वातावरण की गर्मी बढ़ गई, और बाहर के वातावरण की गर्मी से जो सिलेंडर में गैस भरी वो गर्म हो गई। अब वो गर्म हो गई, इसकी एनर्जी बढ़ गई, या तो उसको जाने दो, और सिलेंडर लीक तो है नहीं जो चली जाए, है ना, तो उसमें इतनी ताकत है कि वो सिलेंडर की दीवारों को ही क्या कर देती है, ब्लास्ट कर देती है, उड़ा देती है, इतनी पावर होती है ना। तो सिलेंडर ब्लास्ट होना इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, तो गैस की नेचर है मेरे को जाना है, निकलना है यहाँ से, स्किप करना है, तो गैस खुला बर्तन है तो चली जाएगी, और बंद है तो फिर अपन को भुगतना पड़ेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो गैस विलयन छोड़कर बाहर चली जाती है ना। इन शॉर्ट ताप बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव में विलेयता, अगर हम ताप बढ़ाएंगे बेटा तो गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी, तो मैं कहूंगी घटेगी। सीधी सीधी बात है, साफ साफ बात है। टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, गैस की द्रव में विलेयता तो घट जाती है। आगे बात समझ में, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सिंपल से टर्म्स थे, है ना। अब गैस कंप्रेसिबल होती है कि नहीं, गैस क्या होती है, तो मैं कहूंगी गैस समपीडीय है। गैस क्या होती है, तो गैस समपीडीय होती है ना, अर्थात गैस की विलेयता दाब से प्रभावित होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता, किसमें घोलना है, लिक्विड में, तो गैस की द्रव में विलेयता क्या वो दाब से प्रभावित होगी, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, गैस की द्रव में विलेयता दाब से प्रभावित होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल फर्क आता है प्रेशर का, गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। ठीक है भाई, गैस की द्रव में विलेयता दाब से प्रभावित होती है। कैसे होती है, तो इसको हम समझाते हैं हेनरी के नियम से, है ना। किसने समझाया, तो मैं यहाँ इंग्लिश में लिख रही हूँ, एक्सप्लेन्ड बाय हेनरी। थोड़ा थोड़ा मिक्स लैंग्वेज लिखना सीखो, ठीक है। तो गैस की द्रव में विलेयता दाब से प्रभावित होती है, इसको एक्सप्लेन हेनरी ने किया। हाँ भाई बिल्कुल, हेनरी ने समझाया कि दाब बढ़ाने से गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है ना। क्यों बढ़ती है, कैसे इफेक्ट होता है, हेनरी कांस्टेंट क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। शुरू में मैंने बता दिया, वो गैस जो विलायक से क्रिया कर लेती है, मतलब CO2 वाटर, SO2 वाटर, SO3 वाटर, HCl वाटर, क्योंकि वो भी प्रोटॉन दे रही है ना, ऐसे अमोनिया वाटर, तो फिर इन पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इन लोगों पे हेनरी का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि अब वो पानी में जाने के बाद गैसें है ही नहीं, वो तो कुछ और ही बन गई, इसलिए। ठीक है, अब क्या बोला हेनरी ने, कैसे बोला, वो समझाऊंगी, वो नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी सवाल आता है। ठीक है, तो ये थियरी टॉपिक था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
है ना। फिलहाल ये सारी वीडियोस जो है वो ऐप में ही अवेलेबल है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ते रहिए। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। जब यूट्यूब पे आ जाए तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।